खेल खिलाड़ी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, आज इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात एक अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी से करवा रहे हैं। मुझे कहने में बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि वो महिला खिलाड़ी हमारे हरियाणा से हिसार जिले के अग्रोहा गांव से संबंध रखती है। अपने दादा श्री अमरचंद जी जाखड़ और अपने पिता श्री सत्यवीर जी जाखड़ से उन्होंने कुश्ती के गुर सीखे। उसके बाद उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज इतनी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं जिनका बखान करना इस वक्त यहाँ मुश्किल है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसने अभी तक 6 बार सर्वश्रेष्ठ महिला पहलवान का खिताब उन्होंने जीता है। 5 बार वो भारत केसरी का खिताब जीत चुकी हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और पता नहीं कौन कौन से खेलों में उसने अपने देश का परचम लहराया है। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं गीतिका जाखड़ से। गीतिका जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले जो आपकी उपलब्धियां रही हैं अभी तक की, उसके पीछे किसका श्रेय आप मानते हैं? देखिए, जो मैंने हासिल किया अपने दादाजी के को प्रेरणा स्रोत मानकर उनके नक्शे कदमों पर चलते हुए मैंने ये अर्जित किया है। वो ही ये चाहते थे कि मैं जो वो नहीं कर सके वो मैं हासिल करूं। जैसे उन्होंने मेरे पापा के ऊपर भी बहुत ध्यान दिया। पापा एथलेटिक्स करते थे तो उनको भी उन्होंने चाहा था कि वो एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में भारत के लिए पदक लेकर आएँ। लेकिन मेरे पापा नेशनल लेवल के एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं और आज मतलब फिज़िकल एजुकेशन के लेक्चरर के रूप में काम कर रहे हैं। तो जो मेरे दादाजी पापा को नहीं हासिल करवा सके, उन्होंने चाहा कि वो मैं अर्जित करूं और मैं मेरे ख्याल से जो वो चाहते थे उसे धीरे धीरे पूरा करती आ रही हूँ। गीतिका, अभी दोहा में एशियन गेम्स हुए, उसमें आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया, रजत पदक प्राप्त किया, बड़े गौरव की बात है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आप यहाँ से दोहा के लिए रवाना हुई थी तब आपके मन में किस तरह की भावनाएं, किस तरह के विचार आपके मन में आ रहे थे? आप क्या मतलब सोच करके वहाँ खेलने गई थी? देखिए, मैं पिछले 4 सालों से मेहनत कर रही थी इन्हीं एशियाई खेलों के लिए, क्योंकि पिछले एशियाई खेलों में मुझे जाने के बाद खेलने नहीं दिया गया था। तो उसके बाद से मैं तैयारी कर रही थी कि दोहा एशियन गेम्स में मैं मेडल लेकर आऊँगी। लेकिन वहाँ जाने से एक दिन पहले ही मेरी कॉलर बोन में मेरी चोट आ गई थी और डॉक्टर ने मुझे 6 हफ्ते का मतलब बिल्कुल बेड रेस्ट बताया था कि आप नहीं मतलब आप हाथ हिला सकते और अगर आप हाथ हिलाओगे तो आपके हाथ में रॉड डलेगी। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि हो सकता है शायद मेरी 4 साल की मेहनत पे हो सकता है मतलब मैं ना वहाँ जाके अच्छा खेल पाऊँ। तो दिमाग में टेंशन थी, लेकिन बैंडेजेस वगैरह बांध कर, पेन किलर्स लेकर और मैंने अच्छा परफॉर्म किया। जो मेरी पहले भी कोरिया और मंगोलिया से जैसे मेरी सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल बाउट्स हुई, तो वो वर्ल्ड लेवल की प्लेयर्स थी और मैंने उनको मतलब बहुत आसानी से बीट किया। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मुझे चोट है, लेकिन सेमीफाइनल के बाद मुझे थोड़ा हाथ में मुझे पेन होने लगा था। इस वास्ते मैं फाइनल बाउट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। शायद अगर ना मेरे चोट होती तो मैं फाइनल बाउट में और अच्छा परफॉर्म करती। गीतिका जी, हर खिलाड़ी का कोई न कोई रोल मॉडल होता है जिससे वो कुछ सीखता है। आप किसको अपना रोल मॉडल मानती हैं? देखिए, मेरे दादाजी बताते हैं मैं कि गामा पहलवान बहुत अच्छे खेलते थे। मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, ना ही उनकी कभी कुश्ती देखी। दादाजी बताते हैं कि उनकी हाइट भी बहुत कम थी और वो पटों में अटैक करते थे। तो जिस तरह से वो बताते हैं मैं उसी तरह से पटों के अटैक ही करती हूँ और उन्हीं को अपना रोल मॉडल भी मानती हूँ कि उन्होंने मतलब जैसा वो खेले उनका नाम आज दुनिया में जाना जाता है। तो मैं भी और ज़्यादा अच्छा खेलूं ताकि मेरा नाम भी उनकी तरह दुनिया में जाना जाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने कई देशों के खिलाड़ियों के साथ कुश्ती लड़ी है। आप क्या समझते हैं कि किस देश के खिलाड़ी कुश्ती में भारत से अच्छे हैं और क्यों हैं? देखिए, ज़्यादा जापानीज़ हैं जो वो इंडिया से अच्छे हैं। हम उनसे मतलब बहुत हम लोगों में जैसे अभी थोड़ा डिफरेंस कम हुआ है, लेकिन हमें फ़र्क है। ज़्यादा फ़र्क इसलिए है कि वो उनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है, हम लोगों की ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं होती। वहाँ पर कोचेज़ बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, यहाँ बच्चे ज़्यादा मेहनत पर ध्यान देते हैं। वहाँ के कोचेज़ जैसे हमारे कोचेज़ लगाते हैं कैंप्स वगैरह में,
तो मतलब अच्छे कोचेस कैंप में नहीं लगाए जाते हैं, लेकिन उनके जो कोच उनको ट्रेनिंग करवाता है वो खुद ओलंपिक चैंपियन है, जो जापानीज रेसलर्स को ट्रेनिंग करवाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे भी अच्छे कोचेस लगाए जाएं। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में अच्छे कोच नहीं हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोच हैं, ओलंपियन, अर्जुन अवार्डी। हम चाहते हैं कि लड़कियों की कुश्ती के साथ ऐसे कोचेस लगाए जाएं जो लड़कियों की कुश्ती को और बढ़ावा दें, क्योंकि आज बॉयज़ और गर्ल्स में की टीमें जो एशियाड दोहा एशियन गेम्स में गई थी, सिर्फ एक रजत पदक जीता, वो भी मैंने, मीन्स एक फीमेल रेसलर ने सिल्वर मेडल जीता। बाकी किसी भी रेसलर का अमंग बॉयज़ एंड गर्ल्स नहीं था सिल्वर मेडल, बाकी 5 ब्रॉन्ज मेडल थे। तो जब हम उनसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं तो हम पर उनसे ज़्यादा ध्यान क्यों नहीं दिया जाता। बॉयज़ को रशियन कोचेज़ और बाहर के कोचेज़ अवेलेबल हैं, और हमें तो इंडिया के भी अच्छे कोचेज़ नहीं मिलते। तो ये सबसे बुरी बात है। इसीलिए हमारी रेसलिंग थोड़ी मुझे लगता है कि पीछे है, लेकिन लड़कियों के जितना वो परफॉर्म कर रही हैं उस हिसाब से आगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ सही परिस्थितियाँ जो है ना वो महिला पहलवानों के लिए उपलब्ध भारत में नहीं है। जी हाँ। आपका ड्रीम क्या है, आगे क्या तैयारी है आपकी? देखिए, अभी मई में 8 to 13 में सीनियर एशियन चैम्पियनशिप होगी, और शायद वो ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड हो, तो उसमें मैं मेडल लेके आना चाहूँगी। और उसके बाद जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप होगी सितंबर में, उसमें मेडल लेना मेरा मेन टारगेट है। और उसके बाद जो 2008 में ओलंपिक होंगे, इस बार क्वालिफाई करके उनमें अच्छा परफॉर्म करना चाहती हूँ। कुल मिला के आपका कहने का मतलब ये है कि अब जो तैयारी आप कर रही हैं वो 2008 में होने वाले ओलंपिक खेल को देख के कर रही हैं। जी हाँ। मैं दीपिका जी ये बताइए कि एक जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं, वास्तव में उनकी इस खेल में पदार्पण करने की सही आयु क्या होनी चाहिए, सही एज क्या होनी चाहिए? देखिए, कहते हैं खेल मतलब जैसे शुरू से ही छोटे बच्चों को वो करवाना चाहिए खेल। कुश्ती में थोड़ा है कि हाइट भी छोटी रह जाती है, और उसके बाद 13-14 साल की उम्र में खेलना मेरे ख्याल से ठीक है। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके और उसके बाद मतलब अच्छी वो परफॉर्मेंस आ सकती है। एक अच्छे रेसलर में, कुश्ती पहलवान को मतलब ख्याति प्राप्त करने के लिए कितनी देर अभ्यास उसको करना जरूरी है? देखिए, अभ्यास तो क्वालिटी वर्क करना चाहिए, ये नहीं कि हम 3 घंटे लगे रहें और उसमें जो है ज़्यादा इतना वो ना करें, हम स्पीड वर्क ज़्यादा ना करें, थोड़ा धीरे धीरे मतलब बीच में रुक रुक के करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वालिटी वर्क करना चाहिए, चाहे हम 1 घंटा मेहनत करें, और उसमें लगातार करते रहना चाहिए। जब रेस्ट लिया तो उसके बाद मतलब बिल्कुल रिलैक्स हो जाना चाहिए। खान पान के बारे में भी बताएंगी कि रेसलर का खाना पीना किस मैं तरह तो का होना ऑर्डिनरी ही खाना लेती हूँ, जूस और बादाम, उसमें एक्स्ट्रा कुछ थोड़ा वो है, लेकिन वैसे ऑर्डिनरी खाना लेती हूँ। मेरे खाने में कोई ऐसी नहीं है कि ये लेना चाहिए। गीतिका, आप हिसार के गवर्नमेंट कॉलेज की एमए इंग्लिश की छात्रा भी हैं, तो आप पढ़ाई के साथ साथ खेल को किस तरह से मतलब इनके अंदर आप सामंजस्य बनाए रखती हैं? मेरे जो कॉलेज के लेक्चरर्स हैं वो मुझे मतलब पूरा सपोर्ट करते हैं। जैसे अभी भी क्लासेस नहीं लग रही हैं, कॉलेज की क्लासेस तो ऑफ हो गई हैं, लेकिन उसके बाद भी वो मुझे एक्स्ट्रा करवा रहे हैं, क्योंकि जिस टाइम पे उन्होंने क्लासेस थी उस टाइम पे मैं यहाँ नहीं थी, एशियन गेम्स की तैयारी में थी। तो अब वो मतलब मुझे पढ़ाई की तैयारी करवा रहे हैं, तो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा जो हमारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैं, बहुत मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं। सम्मानित भी किया है। जी हाँ, कुरुक्षेत्र बुलाकर कल ही मेरा ऑनर किया उन्होंने कुरुक्षेत्र में। तो वो भी जिस तरह से 8 से 13 मई के बीच में एशियन चैंपियनशिप है, तो उस बीच में मेरा कोई ना कोई पेपर आएगा, लेकिन उन्होंने अश्योरिटी दी है कि वो पेपर आपका बाद में हो जाएगा, यू शुड हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एशियन चैंपियनशिप। सो बहुत दलेल सर बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। कुल मिला के आपको आपके कॉलेज की तरफ से जहाँ पढ़ रही हैं वहाँ से भी आपको फुल सपोर्ट मिल रही है। जी हाँ। गीतिका जी, एक बात बताइए कि कोई ऐसी घटना हमारे दर्शकों से शेयर करेंगे आप जिसको आप भुला देना चाहेंगी, याद नहीं करेंगी कभी भी, कुश्ती से संबंधित कोई भी घटना? मैं जब पिछली बार एशियन गेम्स में गई थी, बुसान एशियन गेम्स में, और वहाँ जाकर मुझे नहीं खेलने दिया था, सबसे दुखद घटना है मेरे खेल के इस कैरियर की। ऐसी
कभी किसी के साथ ना ऐसा हो कि कोई प्लेयर इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जाए विदेश में और वहाँ जाकर उसे कोच ना खेलने दे, सिर्फ इसलिए कि वो कोच मतलब नहीं चाहती थी कि भाई मैं वहाँ खेलूँ और इंडिया के लिए मेडल लाऊं, आपस में थोड़ी बहसबाजी की वजह से। तो मैं बस उस बात को भुला देना चाहूँगी। कोई ऐसी घटना जो आप शेयर करना चाहेंगी जिससे आप खुश हैं आज तक, भाई ये अच्छा हुआ, आपके फेवर में हुआ? देखिए, चोट के बावजूद मैंने एशियाई खेलों में पदक लिया, वो मेरे लिए सबसे खुशी की बात थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को भी मतलब मेरी फैमिली को भी इतना यूँ नहीं था कि मैं मेडल ला पाऊंगी, उनको यूँ ही नहीं था कि ये खेल भी पाएगी क्या उधर जाके, क्योंकि चोट बहुत ज़्यादा थी। लेकिन ये था कि गीतिका फाइट देगी नहीं, मीन्स मैं फाइट दूंगी नहीं, उसे लड़ूंगी ज़रूर, उसका रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, तो लड़ी और उसका रिजल्ट आपके सामने है। गीतिका 20 गोल्ड मेडल अभी तक, 20 से भी ज़्यादा, बल्कि मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी झोली में डाल चुके हैं। न जाने कितने रजत पदक और इधर उधर के आपने अपनी झोली में डाले हुए हैं। भीम अवार्ड से आपको सम्मानित किया जा चुका है। फिर इसके बावजूद भी आप हरियाणा सरकार की नीति वैसे खेलों के बारे में बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही साफ है। क्या चाहेंगे आपके, किस तरह का सपोर्ट उनको आपको करना चाहिए? देखिए, हरियाणा सरकार तो कह रही है कि हम खिलाड़ियों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन मुझे तो एशियाई खेलों से आने के बाद अब तक कहीं पर भी हरियाणा सरकार ने मतलब ऑनर नहीं किया है मुझे। अभी मैं पंजाब गई थी खेलने के लिए, भारत केसरी दंगल था पंजाब में, तो पंजाब वालों ने मुझे अलग से मतलब स्टेज पर बुलाकर उन्होंने ऑनर किया कि मैं फर्स्ट गर्ल ऑफ इंडिया हु गॉट सिल्वर मेडल एट एशियन गेम्स, और अमंग बॉयज भी 16 इयर्स के बाद किसी भी 1990 के बाद किसी का भी पदक कभी तक एशियन गेम्स में नहीं था मेडल। तो मैंने ये लिया, इस वजह से उन्होंने मुझे अलग से ऑनर किया और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। लेकिन हिसार में या हरियाणा में मुझे अभी तक भी ऑनर नहीं किया गया है। जैसे अभी महिला दिवस पर कुरुक्षेत्र पंचकुला में हमारे सीएम साहब ने, जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में, किसी भी महिला ने किसी क्षेत्र में अच्छा अपना प्रदर्शन किया है तो उनको सम्मानित किया था। मुझे वहाँ नहीं बुलाया गया और मेरे साथ के बाकी खिलाड़ियों को जो कि नेशनल लेवल की प्लेयर्स थी उनको वहाँ बुलाया गया था। तो शायद वो लोग मतलब हो सकता है ऊपर से डीएसओ को, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर जो हमारे यहाँ पर हैं, उनको ऑर्डर मिला हो, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहते कि गीतिका वहाँ जाए। तो मेरे वहाँ जाने से कोई मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यूं है कि एक एनकरेजमेंट होती है कि भाई तुम्हें ये लोग, मैं जब खेलती हूँ तो देश के लिए खेलती हूँ, कोई यूं नहीं जानता कि गीतिका लड़ रही है, सब जानते हैं कि इंडिया खेल रहा है। तो इन लोगों को भी मुझे सपोर्ट करना चाहिए कि मेरा मॉरल जैसे आप होगा तब मैं और अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगी। लेकिन इस अपने जो स्टेडियम में डीएसओ और बाकी वो नहीं चाहते कि गीतिका आगे जाए, तो मेरी प्रैक्टिस में भी इतना वो मतलब बिल्कुल वो नहीं है और मुझे यहाँ पर भी बिल्कुल ऑनर नहीं किया गया। हिसार में शायद वो मुझसे ज्यादा लायक किसी और को समझते होंगे, तो मतलब बिल्कुल मुझे बहुत दुख होता है इस बात का। आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि हो सकता है हरियाणा सरकार आपको भूली नहीं है, समय उनको जरूर लग सकता है इस बारे में। आप हमें, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि क्या संदेश इस प्रोग्राम के माध्यम से आप युवा उभरते हुए खिलाड़ियों को देना चाहेंगे? मैं तो बस उनको यही कहना चाहूँगी कि देयर इज़ ऑलवेज अ प्लेस एट द टॉप एंड यू शुड ऑलवेज ट्राई टू गेट दैट टॉप प्लेस, और अपने आप पूरी मेहनत से, अपने पूरी विल पावर से कंसंट्रेट करके जिस भी फील्ड में आप लगे हों उसी फील्ड में कंसंट्रेट करें और यू विल गेट योर एम एंड यू विल बी सक्सीड वन डे। डेफिनेटली। गीतिका, एक छोटी सी बात मैं इसके बाद आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी आप खेल रही हैं, भारत के लिए कुश्ती लड़ रही हैं, कल को एक वक्त ऐसा भी आएगा जब, मैं नहीं चाहता कि आप जल्दी से इस गेम को छोड़ें, उसके बाद आप क्या करेंगे इस खेल के लिए? देखिए, खेल के लिए तो जैसे अभी मैं खेल रही हूँ, हर खिलाड़ी अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है, तो लेकिन जैसे गवर्नमेंट की बात लगा लीजिए कि गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि जो भी प्लेयर्स एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और इनमें पदक लेकर आएंगे उन्हें हम गजटेड पोस्ट देंगे, लेकिन उस पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो कुश्ती, आप ये बताइए, कुश्ती खेलना कौन चाहेगा जब गीतिका को अब तक नौकरी नहीं मिली, तो और बाकी किसी प्लेयर को कैसे मिल जाएगी नौकरी? हर व्यक्ति अपना भविष्य सिक्योर करना चाहता है। गवर्नमेंट को कुश्ती पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि हम भारत के लिए पदक लेकर आ रहे हैं, तो कम से कम जो अनाउंसमेंट करे उस पर तो ध्यान दे।
अब तक मतलब और कुश्ती के खेल में किसी भी उसमें नहीं है। दूसरे खेलों में पैसा बहुत है, पैसा भी है, जॉब भी है। जैसे आप कबड्डी की लड़कियों, कबड्डी क्या, हॉकी की लड़कियों को लगा लीजिए, हर एक लड़की रेलवे में नौकरी करती है, हर एक मतलब। लेकिन कुश्ती में ऐसा कुछ नहीं है। कुश्ती में बहुत कम 5-6 लड़कियां जॉब में लगी हुई हैं, वो भी बहुत मतलब बहुत कम है कि जिस हिसाब से हम परफॉर्म कर रहे हैं उस हिसाब से बहुत कम है। तो गवर्नमेंट को हमारी जो है जॉब के ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब हम जॉब हमें मिल जाएगी उसके बाद हम अपना पूरा कंसंट्रेट इस पर करना कुश्ती चाहेंगे। पे कंसंट्रेट करना। हाँ, लेकिन अगर मेरे कुश्ती छोड़ने के बाद या मैं किसी लेवल पर हुई तो मैं सबसे पहले खिलाड़ियों की इसी बात का ध्यान दूंगी कि उन्हें कम से कम जॉब, जो अच्छा प्लेयर है जिसने भारत के लिए मेडल जीते हैं, जो भारत के लिए इस लेवल पर भारत की जिनने पहचान दिलाई है, उन्हें कम से कम जॉब मिले, कम से कम उनका नाम हो, और उन्हें मतलब उन्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचने की ज़रूरत ना हो, ताकि वो देश के लिए कुछ कर सकें। गीतिका, एक छोटा सा प्रश्न दर्शकों के सामने मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किस खिलाड़ी से, किस देश के किस खिलाड़ी से आप थोड़ा सा घबराती हैं कुश्ती लड़ने में? भाई इसके साथ अगर मेरी फाइट होती है तो कुछ नेगेटिव मेरे साथ हो सकता है। जिससे मैंने एशियन गेम्स में फाइनल बाउट लूज की, जापान की रेसलर जो है, हाँ फाइनल बाउट लूज की, उसके साथ मेरा थोड़ा यूं है। लेकिन इस बार मैं चोट की वजह से थोड़ा रह गई, लेकिन आगे से उसके साथ अच्छा परफॉर्म करने की पूरी कोशिश करूंगी। वो लड़की अच्छी है, 6 बार से वो लगातार वर्ल्ड चैंपियन है। 6 बार वर्ल्ड चैंपियन लगातार होना कोई छोटी बात नहीं है। आपने उससे जिससे आप हारी हैं, जापान की जो रेसलर है जिससे आप हार गई हैं इसमें एशियन गेम्स में, कुछ सीखने को मिला आपको? यहाँ उसमें स्पीड है। उसके बाद से मैंने अपने स्पीड वर्क को थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश की है, क्योंकि उसमें पावर मुझसे ज़्यादा नहीं है, उसमें थोड़ी स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि वो स्पीड पर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। तो मैं भी अब अपनी स्पीड पर कंसंट्रेट कर रही हूँ कि मैं अपने उसे स्पीड में कहीं ना कहीं मात खा जाती हूँ। तो अब के बाद जब भी उससे फाइट होगी तो इस बात पर पूरा मेरा कंसंट्रेट। कुल मिला के आपका कहने का मतलब है कि दोहा एशियन गेम्स से आपने बहुत कुछ सीखा है। जी हाँ। उसके बाद नेशनल गेम्स हुए भारत में, उसमें गोल्ड मेडल गुवाहाटी में आपने लिया। अभी अभी आपको भारत की सबसे ताकतवर महिला पहलवान का खिताब आपको दिया गया। तो इन सब चीज़ों को सोच के आप कैसा मतलब अपने आप में महसूस करती हैं? कुल मिलाकर के आप अपने आप में बहुत कुछ हैं, लेकिन आप नहीं, अभी कुछ नहीं, कुछ खास नहीं हो। अभी ये शुरुआत है और इसके बाद अब मैं अपना पूरा कंसंट्रेट करूंगी। अभी तो खेल में जैसे वो कर रही थी, लेकिन अब मैं इसे अपना जो है एम बनाकर चल रही हूँ कि इसी में मुझे ख्याति अर्जित करनी है, इसी में मुझे वर्ल्ड लेवल पर और आगे ओलंपिक लेवल पर खेलकर और भारत का नाम ऊंचा करना है। गीतिका, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपसे ढेर सारी बातें की, आपसे कुश्ती के बारे में बात हुई, आपसे आपके खुद के बारे में बात हुई, आपके कोचेस के बारे में बात हुई। आप हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की है, इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। भविष्य में आपकी नई उपलब्धियों के साथ हम आपको यहाँ आमंत्रित करते रहेंगे, ये मैं दूरदर्शन परिवार की तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ।